नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज हम और आप एक ऐसी रियलिटी के सामने खड़े हैं जहां पे कुछ लोगों की निग्लिजेंस की वजह से और सिस्टमेटिक करप्शन ने 25 जिंदगियों की जान ले ली। मैं बात कर रहा हूं गोवा के नाइट क्लब की, जो कुछ ही घंटों में एक डेथ ट्रैप बन गया। तो नाइट क्लब में जो नेग्लिजेंस हुआ जिसकी वजह से ये आग लगी और 25 जिंदगियों से हमने हाथ धो दिया, इससे भी बड़ी शॉकिंग बात यह है कि जिस इंडिगो फ्लाइट के कैंसिलेशन और डिले की मार पूरा देश झेल रहा है, उसी इंडिगो फ्लाइट से इस हादसे के सबसे बड़े गुनहगार सौरभ और गौरव लूथरा, जो उस नाइट क्लब के मालिक थे जिसमें 25 बेकसूर लोग मारे गए, वो इसी फ्लाइट से सीधे गोवा से थाईलैंड उड़ के निकल जाते हैं और ना उनके लिए ये इंडिगो की फ्लाइट डिले होती है ना कैंसिल होती है। गजब का हमारे देश का सिस्टम हुआ है। नॉर्मल पैसेंजर बेचारा घंटों से, इनफैक्ट कई दिनों से एयरपोर्ट पे फंसा हुआ है। वहां पे ना उसे खाने को मिल रहा है, ना सोने को मिल रहा है, पैसे भी रिफंड नहीं हो रहे हैं, लगेज भी वापस नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे भैया गोवा से थाईलैंड के लिए जो मेन दो आरोपी थे, उनको इंडिगो सबसे तेज सर्विस दे रही है। तो हुआ ये, जैसा कि आपको पता है, हादसा हुआ था 6 दिसंबर को देर रात में, जब उत्तरी गोवा के अंजुना के पास स्थित बर्न्ड बाय रोमियो लेन नामक जो नाइट क्लब था उसमें आग लगी, भगदड़ मची। और जब फायर डिपार्टमेंट वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि 25 लोग ऑलरेडी मौत के मुंह में समा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर एम्प्लॉय हैं। लेकिन जब पुलिस एक्शन लेने के लिए तैयार भी हुई, पब्लिक प्रेशर बना, तो पता चला कि लूथरा ब्रदर, जो उस नाइट क्लब के मालिक हैं, वो देश में है ही नहीं, देश छोड़ के निकल गए। और उनको निकालने वाला कोई और नहीं, इंडिगो की ही फ्लाइट थी। आग लगने के कुछ घंटे बाद ही वो देश छोड़ के जा चुके थे और पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज किया, फ्लाइट डिटेल निकाली, तो पता चला दोनों भाई 7 दिसंबर की सुबह में ही, या यूं कह लो कि 6 दिसंबर की देर रात को ही जब आग लगी थी, उसके बाद ये लोग इंडिगो की एयरलाइन से ही थाईलैंड के लिए रवाना हो गए। 7 दिसंबर को पुलिस ने उनके खिलाफ सर्कुलर नोटिस जारी किया, मगर इमिग्रेशन रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि वो लोग 6 दिसंबर की देर रात को ही फ्लाइट नंबर 6E1073 से इंडिया छोड़ चुके थे। अब सवाल यहाँ पे ये नहीं कि वो लोग भाग गए, सवाल ये है कि हमारे इमिग्रेशन चेक इतने ढीले कैसे हो सकते हैं कि इतने बड़े मास मर्डर केस का जो संभावित आरोपी है वो इतने आसानी से देश छोड़ के निकल गया, जबकि न्यूज हर जगह ऑलरेडी फैल चुकी थी, पुलिस कार्रवाई शुरू कर चुकी थी। तो उसके बाद भी अगर अपराधी देश छोड़ के भाग जाता है तो आप इसको नेग्लिजेंस कहेंगे या कॉम्प्लिसिटी कहेंगे, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। अब पुलिस फिलहाल कह रही है कि हम इंटरपोल से मदद ले रहे हैं, लेकिन वही बात है ना कि जब चिड़िया खेत चुग गई है तो फिर आप खेत में पुतला खड़ा करो, बाउंड्री मारो, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। अब आप चाहे इंटरपोल से मदद लो, सीबीआई से मदद मांगो, रॉ से मदद मांगो, लेकिन अपराधी तो देश से कोसों दूर निकल गया। तो ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि जो इलीट क्लास है, जो अमीर लोग हैं, उनके लिए लॉ में कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन है, कैसे उनके लिए लॉ ढीले पड़ जाते हैं। चाहे वो इंडिगो के मालिक की हम बात करें, चाहे ये जो नाइट क्लब के मालिक थे इनकी बात करें, सबके आगे सरकार इतनी नर्म, इतनी लीनियंट दिखाई देती है। खैर, अब हम बात करते हैं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। देखो, आग तो कहीं पे भी लग सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यहाँ पे कोई और भी मामला था, इसका रूट काज है क्या। तो जांच में जो सबसे भयानक तथ्य सामने आया है वो ये है कि इस नाइट क्लब के पास फायर डिपार्टमेंट का कोई एनओसी ही नहीं था, यानी कि नो ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट होता है वो इनके पास था ही नहीं। अब सवाल ये है कि फायर एनओसी क्या होती है। देखिए, ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है जो फायर डिपार्टमेंट तब देता है जब वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाता है कि जो भी आपका क्लब है या जो भी कुछ आप चला रहे हो उसमें आग लगने की स्थिति में सेफ्टी एग्जिट है, यानी लोग आसानी से निकल पाए सुरक्षित, फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने वाला यंत्र है, और बाकी सभी सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया है। अगर आपको एनओसी मिला ही नहीं है तो किसी भी सार्वजनिक स्थल पे, खासतौर पे नाइट क्लब या रेस्टोरेंट, आप नहीं चला सकते हैं। तो वही सवाल आ रहा है कि बिना एनओसी के इतना हाई प्रोफाइल नाइट क्लब चल कैसे रहा था। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि गोवा बहुत बड़ी जगह है, छोटा सा राज्य है और मेनली टूरिस्ट हब भी है, तो जहाँ पे छोटी छोटी गतिविधि पे गवर्नमेंट और पुलिस की पैनी नजर होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या पुलिस ने कभी इनका एनओसी चेक ही नहीं किया? क्या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इसकी कभी जांच की, या फिर जांच हुई घुस दे के पॉलिटिकल प्रेशर के चलते ये जितने भी सेफ्टी स्टैंडर्ड थे उनको नजरअंदाज किया गया? क्योंकि मामला साफ है, अगर नाइट क्लब में कोई फंक्शनल फायर एग्जिट होता जहां से लोग सेफ्टी से आसानी से निकल पाते, तो शायद 25 जिंदगियां या उसमें से कुछ लोग तो बच सकते थे। और इस हादसे में जो 25 लोग मरे हैं उसमें से केवल 5 टूरिस्ट थे, 20 लोग तो क्लब के कर्मचारी थे। अब आप सोचो ये लोग कौन थे। ये ज्यादातर माइग्रेंट वर्कर थे जो असम से, बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड या फिर कुछ तो नेपाल से आके यहाँ पे वेटर, बार मैनेजर या अन्य ऑपरेशनल स्टाफ के तौर पे काम कर रहे थे। यानी ये वो लोग थे जो गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट की मार झेलते हुए अपने परिवार को पालने के लिए गोवा में पैसा कमाने आए थे। उनके लिए गोवा कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं था, वो यहाँ पे घूमने नहीं आए थे बल्कि सर्वाइवल के लिए आए थे। उनकी मौत निग्लिजेंस से नहीं हुई है, उनकी मौत सिस्टमेटिक फेलियर के कारण हुआ है। गोवा के डीजीपी आलोक कुमार ने बताया कि आग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर बने किचन के क्लब से दूसरे हिस्सों में फैली और सबसे ज्यादा 100 किचन एरिया में मिले हैं। और दुख की बात यह है कि ज्यादा लोग आग से नहीं मरे बल्कि दम घुटने से मरे, क्योंकि उन्हें भागने के लिए कोई इमरजेंसी रास्ता नहीं मिला। और वैसे भी बेसमेंट में क्लब चलाना अपने आप में ही इलीगल है, क्योंकि वहां से इमरजेंसी एग्जिट बनाना लगभग असंभव हो जाता है। जब आग लगी तो लोग जान बचाने के लिए बेसमेंट की तरफ भागे, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता था नहीं। डेड बॉडीज एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई मिली हैं, जो उस हादसे के भयानक केओस और स्ट्रगल को बयां करती हैं। अब हम जरा ये हादसा कैसे हुआ इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी समझ लेते हैं। देखिए, 6
दिसंबर की रात को लगभग 11:30 बजे के आसपास, जिस समय क्लब में लगभग 150 से ज्यादा पर्यटक मौजूद थे। तो शुरुआती जांच में ये पता चल रहा है कि जो आग लगी थी वो दरअसल एक इलेक्ट्रॉनिक फायर क्रैकर से के स्पार्क से निकला था, और ये जो स्पार्क था वो क्लब का जो लकड़ी का बना हुआ छत था उस पे जाके गिरा। और वैसे भी पूरे क्लब में वुडन डेकोरेशन और अकाउस्टिक पैनल लगे हुए थे। लकड़ी की सीलिंग और बाकी जो आग पकड़ने वाले मटेरियल थे उसके कारण आग ने पलक झपकते ही विकराल रूप धारण कर लिया। अगर यहाँ पे सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया होता तो ऐसी आग को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन जहाँ पे वुडन स्ट्रक्चर हो, वेंटिलेशन हो ही ना, और बाहर निकलने के जो इमरजेंसी रास्ते होते हैं वो बंद हो, तो वहाँ पे एक छोटी सी चिंगारी भी ऐसे मास ट्रेजेडी में बदल सकती है। और देश छोड़ने के बाद, यानी कि देश से भागने के बाद, एक और हिपोक्रेसी सामने आई है। फरार मालिकों में से एक सौरभ लूथरा का सोशल मीडिया पे एक अपडेट आया है। बेसिकली उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, जो मैं आपको मोटा मोटा हिंदी में बता देता हूँ कि मैनेजमेंट इस दुखद घटना से बहुत दुखी है और मृतकों के परिवार के साथ खड़ी है और हम हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अब आप सोचिए, वो थाईलैंड के किसी सुरक्षित कोने में बैठ के अपना प्रोफाउंड ग्रीफ व्यक्त कर रहे हैं, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि खुद अरेस्ट होने के डर से या जो विक्टिम के परिवार हैं उनका सामना करने की जहमत नहीं उठाने के डर से ये विदेश भाग गए। और आप ये कह सकते हो कि ये सोशल मीडिया पे पीआर का वर्स्ट एग्जांपल है, एम्पैथी का दिखावा, जबकि असली में आप अकाउंटेबिलिटी से भाग चुके हैं। ये इस बात का एक शाइनिंग एग्जांपल है कि कैसे अमीर लोग, कैसे इन्फ्लुएंसर लोग ट्रेजेडी को भी अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि वास्तव में उन्हीं के एक्शन ने इस तरीके की ट्रेजेडी को पैदा किया है। खैर, फिलहाल इस मामले में पुलिस ने भी कुछ त्वरित कार्रवाई की है। क्लब के ऑपरेशनल स्टाफ को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ चल रही है। क्लब के जनरल मैनेजर से लेकर बार मैनेजर, गेट मैनेजर, सबको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा गोवा सरकार ने इस हादसे के जांच के लिए मजिस्टेरियल इंक्वायरी का आर्डर भी दिया है। क्लब, रेस्टोरेंट, बार और इवेंट वेन्यू के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। ये कार्रवाइयां जरूरी है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि ये एक्शन या इस तरीके के एक्शन किसी बड़े हादसे के बाद ही क्यों लिए जाते हैं? क्यों हमारा सिस्टम प्रोएक्टिव होने की बजाय हमेशा रिएक्टिव रहता है? अब गोवा सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है वो केवल पेपर वर्क बन के रह जाता है या उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट भी किया जाता है, ये देखना होगा। क्योंकि गोवा जैसे टूरिस्ट स्टेट के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया की इमेज को खराब करती हैं और यह हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत निगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब भारत में फायर सेफ्टी नॉर्म को अनदेखा किया गया है। 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा में जो आग लगी थी उसमें 59 लोगों की मौत हुई। उसको आज भी फायर सेफ्टी नेग्लिजेंस का सबसे भयानक उदाहरण माना जाता है। इसके अलावा मुंबई के कामला मिल्स परिसर में 2017 में आग लगी थी, जिसमें 14 लोग मारे गए थे, वो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन और सेफ्टी वायलेशन की पोल खोल रहा था। मेरा पॉइंट ये है कि हर बार घटना होने के बाद जांच होती है, कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं, इंक्वायरी कमेटी बनती है, फिर एडवाइजरी भी जारी की जाती है, मगर कुछ महीनों के बाद ऐसे ही चीजें ढीली पड़ जाती हैं और फिर एक घटना हो जाती है। अगर आप ग्लोबली भी देखोगे ना, तो नाइट क्लब और पब फायर जैसी जगहों के लिए बहुत कड़े रेगुलेशन होते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका या यूरोप में किसी भी वेन्यू को ऑपरेटिंग लाइसेंस तभी मिलता है जब वहां पे मल्टीपल क्लियरली मार्क्ड और अनब्लॉक्ड फायर एग्जिट हो, स्प्रिंकलर सिस्टम पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो। हमारे देश में इन बहुत बेसिक नॉर्म्स को भी पैसे लेके नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये सिर्फ गोवा का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश में कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में नेग्लिजेंस बरता जाता है ना, उसका रिफ्लेक्शन है। सवाल ये आता है कि इसका बॉटम लाइन क्या है? क्या हमें सीखना चाहिए इस तरीके की घटना से? सबसे पहली बात तो ये है कि ओनर ने जो किया है वो मॉरल और लीगल दोनों तरीके से क्रिमिनल एक्ट है, इसीलिए उसको जल्द से जल्द एक्स्ट्राडाइट करके इंडियन लॉ के तहत सजा मिलनी ही चाहिए। दूसरा, जो हमारे देश में सिस्टमेटिक करप्शन है ना, उसके हर पहलू की जांच होनी चाहिए। केवल एडवाइजरी जारी करने से काम नहीं चलेगा। उस ऑफिसर का नाम भी सामने आना चाहिए जिसने बिना फायर एनओसी के इतने बड़े क्लब को इतना लंबे समय से चलने की इजाजत दी या फिर आंखें मूंद ली। तीसरा, एज अ सिविलियन हम आम जनता को भी अवेयर रहना होगा। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट, क्लब या मॉल में जाएं तो एक बार जरूर देखें कि वहां पे कोई इमरजेंसी एग्जिट है भी या नहीं। ये आपकी और हम आपके अपनों की जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे, खासतौर पे बेसमेंट में जाने से बचें। ये पता करें कि वहां पे फायर एनओसी उसको मिला है कि नहीं, क्योंकि वास्तव में देखा जाए ना तो नागरिक अपने जान का खुद जिम्मेदार है, उसकी हिफाजत उसे खुद करनी होगी। सरकार वो कदम उठा नहीं पा रही है, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं, जिससे हम ये अश्योर हो सके कि हम सेफ हैं। ये घटना सिर्फ गोवा के क्लब में लगी आग की घटना नहीं है, ये हमारे सिस्टम में लगी करप्शन की आग की घटना है, नेग्लिजेंस की आग की घटना है और अकाउंटेबिलिटी के अभाव की आग की घटना है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस विषय पे? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।